एक लड़का है, अपनी बाल्यावस्था में बेहद शोकाकुल, क्योंकि उसके पिता की दी हुई दो कबूतरों में से एक कबूतर की मौत हो जाती है। समय बीतता है, साल 1942। ये बच्चा अब जवान और परिपक्व हो चुका है। देश में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम सीमा पर है, लेकिन 40 वर्षीय ये नौजवान युवक कैद है बिहार के हजारीबाग सेंट्रल जेल में। भावनात्मक तल पर यह ऐसा ही था जैसे मानो किसी कलंदर को भौतिकवाद रूपी कमरे में कैद कर दिया गया हो। इसी मन स्थिति से पैदा होती है एक क्रांतिकारी कदम, जब 8 नवंबर 1942 को दिवाली की रात 40 वर्षीय ये नौजवान युवक 17 फीट ऊंची जेल की दीवार को फांदने में कामयाब हो जाता है। कौन है ये लड़का जिसकी आंखों में कभी करुणा के आंसू थे, अब इसकी आंखों में है स्वाधीनता की अंगारें, जिसमें जल रही है पराधीनता की जंजीरें। हम जानेंगे इस वीडियो में। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बिहार में हुआ। इनका बचपन सिताबदियारा में गुजरा, जो पटना से करीब 118 किलोमीटर की दूरी पे है। इनके पिताजी हर्षुदयाल राज्य सरकार के सिंचाई विभाग में अधिकारी थे और अरेबिक, पर्शियन और अंग्रेजी के अच्छे जानकार भी थे। जेपी की माताजी फूलरानी देवी एक प्रोग्रेसिव महिला थीं। इनके दादाजी देवकी नंदन लाल एक सब इंस्पेक्टर थे। इनके दादाजी ने एक बार एक गोरे एसपी को कूट डाला। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो ये लंबे नपे होंगे, लेकिन कोई केस बनाने के लिए ये जरूरी था कि उस गोरे एसपी को ये बात माननी पड़ती कि एक नेटिव के जरिए उसकी पिटाई की गई है। न तो ये बात उस गोरे एसपी ने मानी और ना ही उन पे कोई केस बन पाया। सुजाता प्रसाद अपने किताब द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन में बताती हैं कि जयप्रकाश नारायण बचपन में एकांतवासी थे और वो जानवरों और पक्षियों के साथ खेलते हुए आनंदित महसूस करते थे। एक बार उनके पिता ने उन्हें दो कबूतर उपहार स्वरूप भेंट किया। जब एक कबूतर की मौत हो गई तो जयप्रकाश का मन पीड़ा से भर गया। जेपी की प्रारंभिक शिक्षा सिताबदियारा में हुआ। जब वो 10 साल के हुए तो उन्हें पटना कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला करा दिया गया, जो 1835 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोली गई थी। पटना वो शहर जिसने जेपी की सोच को एक नई दिशा दी। पटना वो शहर जिसने जेपी को वाकपटुता का गुर सिखाया। जेपी यहाँ अपने एक रिश्तेदार शंभू शरण के साथ सरस्वती भवन में रहते थे। सरस्वती भवन उन दिनों राष्ट्रवादी सपनों का अड्डा हुआ करता था, जहां अक्सर कई छात्र नेता वर्जित राजनैतिक साहित्य को चोरी छुपे लाया करते थे। जयप्रकाश नारायण अक्सर यहाँ हो रहे राजनैतिक डिबेट को सुना करते थे, जिसने उनकी वक्तृत्व कौशल यानी कि वाद विवाद की क्षमता को विकसित किया। कुछ वक्त बाद जेपी सरस्वती भवन को छोड़कर अपनी बड़ी बहन चंद्रमुखी के साथ रहने लग गए। जेपी अपने खाली समय में स्कूल के लाइब्रेरी में पाए जाते, जहां वो उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य पढ़ा करते थे। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं अक्सर उन्हें ऊर्जा से भर दिया करती थी। प्रकाश नारायण स्वदेशी मूवमेंट से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने विदेशी वस्त्र और जूते चप्पल को त्याग दिया और हाथ से गढ़ा हुआ खादी के वस्त्र धारण करने लग गए। जब 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले का देहावसान हुआ तो उन्होंने एक लंबी इमोशनल कविता की रचना की। जेपी 1929 में मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबर से पास किया और उन्हें 15 रुपये की प्रति माह सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दिया गया। आगे की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला पटना कॉलेज में साइंस स्ट्रीम में करा दिया गया। जब वो 12वीं में थे तो शंभू शरण इन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर उनसे मिलाने ले गए। यहाँ इनकी मुलाकात मशहूर समाज सुधारक और वकील ब्रज किशोर प्रसाद से होती है, जो उन दिनों अपनी बेटी प्रभावती के लिए रिश्ते की तलाश में थे।
जब वो जयप्रकाश से मिले तो उनकी ये तलाश खत्म हो गई और प्रभावती देवी 14 वर्ष की उम्र में विवाह के बंधन में बंध गईं। ये वो दौर था जब असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया था। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी पटना आए एक जनसभा संबोधित करने। यहाँ जयप्रकाश नारायण भी मौजूद थे। गांधी को सुनने के बाद वो चाहते थे कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हों, लेकिन वो किंग कर्तव्य विमूढ़ थे। एक डर था इनके मन में। लेकिन ये संशय के बादल भी छट जाते हैं जब 1 महीना बाद इसी पटना में मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद जनसभा को संबोधित करते हुए अंग्रेजी शिक्षा ले रहे छात्रों को कॉलेज और विश्वविद्यालय छोड़ने का आह्वान करते हुए कहते हैं, अगर किसी इंसान को ये बताया जाए कि जो वो पी रहा हो वो जहर है तो वो इंसान फौरन रुक जाएगा। सरकारी संस्थानों में जो शिक्षा दी जा रही है वो उस जहर के समान है और छात्रों को फौरन उसे छोड़ देनी चाहिए। जेपी पर आज़ाद की बातों का गहरा असर हुआ और 12वीं के इम्तिहान के ठीक 30 दिन पहले वो कॉलेज से अपना दाखिला वापस ले लेते हैं। उन्हें इस बात का बखूबी आभास हो जाता है कि इस वक्त असहयोग आंदोलन ज़्यादा जरूरी है। कुछ वक्त बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करने के लिए राजी कर लिया जाता है और जेपी बिहार विद्यापीठ से आईएससी की डिग्री हासिल करते हैं, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। बिहार विद्यापीठ शुरू करने के लिए कांग्रेसी नेता मौलाना मजहरुल हक ने जमीन दान में दिया था। इसी बीच जेपी की मुलाकात भोला पंत से होती है, जो एक गढ़वाली स्टूडेंट थे और पढ़ाई करने अमेरिका जा रहे थे। जेपी भी आगे की पढ़ाई करने अमेरिका जाना चाहते थे। जेपी का ये फैसला उनके परिवार के लिए अचंभित करने वाला था, लेकिन इनके इच्छा शक्ति के आगे इनके माँ बाप को घुटने टेकने पड़े और 8 अक्टूबर 1922 को जेपी कैलिफोर्निया पहुंच गए। चूंकि जयप्रकाश नारायण ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई साइंस से किया था तो उन्हें 1 साल का क्रेडिट मिला और जनवरी में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में उन्हें सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश दिया गया। यहाँ 2 सत्रों तक अध्ययन करने के बाद वो एक मित्र की सलाह पर यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा चले गए आगे की पढ़ाई करने, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में नॉन कैलिफोर्नियन नागरिकों को मजबूर किया गया 2 गुनी फीस भरने के लिए। लगभग 1 साल आयोवा में बिताने के बाद जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन का रुख किया, जहां वो मार्क्सवाद के संपर्क में आए और मार्क्सवाद साहित्य को गंभीरता से पढ़ा। उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, लेनिन, ट्रॉट्स्की और प्लेखनोव की लिखी हुई लगभग सारी रचनाओं को पढ़ डाला। जयप्रकाश नारायण न्यूज़लेटर डेली वर्कर के आदी हो चुके थे, जिसमें मार्क्सिस्ट स्कॉलर के लेख छपा करते थे। वो मार्क्सवाद से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि एक वक्त वो ये सोचने लगे कि गांधी जी सोशल रिवॉल्यूशन के खिलाफ हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन और असमानता के ढांचे को बनाए रखना चाहते हैं। जेपी के व्यक्तित्व का मैनुअल गोमेज पर गहरा असर हुआ और वो ये चाहते थे कि जेपी मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज से मार्क्सिस्ट थॉट पे ट्रेनिंग पूरा करें। जब इसका जिक्र जेपी ने अपने पिता से किया तो उन्होंने उन्हें सलाह दिया कि वो अपने दिमाग से रसिया जाने का ख्याल छोड़ दें और पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधा भारत लौट आएं। पिता का विरोध झेलने के बाद उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से राय मांगी। उन्होंने जेपी से कहा कि उनका लक्ष्य है भारत की सेवा करना, तो ये बेहतर होगा कि अगर वो भारत लौटकर भारत की सेवा में जुट जाएं। जेपी ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओहियो से 1928 में अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से सोशियोलॉजी में एमए किया। जेपी चाहते थे कि वो सोशियोलॉजी में पीएचडी करें, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जेपी की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं और उन्होंने अपने बेटे से मिलने की इच्छा जताई। मां की बेबस पुकार के आगे एक बेटे को अपनी इच्छा शक्ति का गला घोट 1929 में भारत लौटना पड़ा। अमेरिका का सफ़र जेपी के लिए बहुत आसान नहीं था।
पढ़ाई और रहने का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने कई ऑड जॉब्स भी किए। जैसे आयोवा शहर के पास एक बड़े बगीचे में उनका काम था अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाना। जाड़े के दिनों में जयप्रकाश नारायण ने बर्कले में रेस्टोरेंट में बर्तन धोया और टेबल साफ करने का भी काम किया। कई दिनों तक उन्हें शिकागो में रोजगार के लिए भटकना पड़ा और अगर कहीं वैकेंसी आती भी तो उन्हें ये कह के मना कर दिया जाता कि यहाँ श्वेत लोगों के लिए कोई काम नहीं है। खुद को पर्याप्त रूप से कपड़े पहनने या खिलाने में असमर्थ होने के कारण उन्हें कई दिनों तक कॉफ़ी के साथ चावल और कैंड बीन्स खाकर गुजारा करना पड़ा। एक दिन जब उनके जेब में 5 सेंट यानी 3.5 रुपये भी नहीं थे तो उन्हें भयंकर ठंड लग गई, जो बाद में निमोनिया में बदल गई। उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा। टॉन्सिलिटिस के ऑपरेशन के कारण उन्हें सेप्सिस से जूझना पड़ा और वो 5 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर हो गए। उनके बीमारी ने उनके सामने $900 का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसके कारण उनके पिताजी को अपने जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखना पड़ा। भारत लौटने के बाद जेपी बीएचयू में पढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन तभी पंडित नेहरू ने उनके हाथ में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की लेबर रिसर्च डिपार्टमेंट की कमान सौंपी, जिसके बदले उन्हें 150 रुपये प्रति माह दिया जाता था। इस वक्त उनकी उम्र 28 वर्ष की थी। 12 मार्च 1930 सॉल्ट टैक्स के खिलाफ गांधी जी साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल मार्च करते हैं और 6 अप्रैल को गांधी जी समुद्र के किनारे नमक बनाकर ब्रिटिश राज्य के नमक कानून को तोड़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को इस बात का मलाल था कि वो इस आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि उनकी मां मृत्यु शैय्या पर थी और अंततः 25 सितंबर 1930 को उनका देहांत हो जाता है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी भी पैरालिसिस से जूझ जाते हैं और परिवार की सारी जिम्मेदारियों का बोझ जेपी के कंधों पर आ जाता है। पर्सनल और पॉलिटिकल कमिटमेंट के बीच खुद को असहाय महसूस कर रहे जेपी गांधी से सलाह लेने जाते हैं। गांधी उनको फैमिली इश्यूज को सेटल करने को कहते हैं और गांधी घनश्याम बिरला से जेपी की मदद करने को भी कहते हैं और जेपी बिरला के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं। मार्च 1931 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट के बाद और कांग्रेस वर्कर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ऑफिस इलाहाबाद को वापिस से संचालन किया जाता है और जेपी प्राइवेट सेक्रेटरी के जॉब को छोड़कर वापिस ऑफिस का काम देखने लगते हैं, ऑफिस संभालने लगते हैं। 4 जनवरी 1932 महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है जब कांग्रेस पार्टी एक फ्रेश सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाने का ऐलान करती है। दिसंबर 1931 को पंडित नेहरू को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो गांधी से मिलने बॉम्बे जा रहे होते हैं, जो लंदन से लौटने वाले थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद। उन्हें एक ऑर्डर को वायलेट करते हुए पाया जाता है, जिसमें उनको ये सख्त हिदायत दी जाती है कि वो शहर छोड़कर बाहर ना जाएं। कई महिलाएं भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लेती हैं और कमला नेहरू और प्रभावती देवी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जेपी बॉम्बे पहुंच जाते हैं खुद को बचाकर। और जब सारे बड़े लीडर्स जेल में कैद होते हैं तो जेपी भूमिगत होकर मोर्चा संभालते हैं फ्रीडम मूवमेंट को जीवंत रखने का। इनके वॉलंटियर्स ने प्रिंटेड लिटरेचर के द्वारा लोगों के अंदर नेशनलिस्ट भावना को जगाए रखा। लंबे वक्त कांग्रेस बुलेटिन बंद रहने के बाद फिर से अगर चालू हो सका तो वो जेपी की प्रयासों के बाद। लेकिन 7 सितंबर 1932 को ब्रिटिश लेबर पार्टी डेलीगेशन को सी ऑफ करने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेलीगेशन मद्रास के दौरे पर था, जो सरकार की बर्बरता को स्टडी करने आया था। अगले दिन फ्री प्रेस जर्नल में खबर छपती है, कांग्रेस ब्रेन अरेस्टेड। जेपी को 1 साल की सजा सुनाई जाती है और उन्हें नासिक सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है।
जेल से निकलने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में जेपी अहम भूमिका निभाते हैं। सजा पूरा करने के बाद एक बार फिर उन्हें 1941 में बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार उन्हें देवली कैंप जेल में रखा जाता है, जो अजमेर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ वो अक्सर मार्क्सिज्म पे लेक्चर दिया करते थे, जो काफ़ी प्रसिद्ध था। इनके लेक्चर से एक जूनियर ऑफिसर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि वो लेटर को कैंप से बाहर स्मगल करने को राजी हो गया। कैंप प्रिजन को भंग करने को लेकर और सभी कैदियों को उनके होम प्रोविंस भेजे जाने को लेकर जेपी ने यहाँ भूख हड़ताल भी किया। इनका भूख हड़ताल रंग लाया और जेल को डिसमेंटल कर दिया गया और प्रिजनर्स को अपने होम प्रोविंस भेज दिया गया। जेपी को भी हजारीबाग सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 8 अगस्त 1942 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा क्विट इंडिया रिजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है। कंट्री वाइड प्रोटेस्ट शुरू होती है और कई टॉप लीडर्स को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जयप्रकाश नारायण को अब जेल में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना मंजूर नहीं था और 8 नवंबर 1942 को जेपी दिवाली की रात अपने दोस्तों की मदद से जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कई धोतियों को बांधकर एक रस्सी नुमा चीज बनाई जाती है, जिसके सहारे जेपी नीचे उतरते हैं। सरकार ने इनकी गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम भी रखा, जो बाद में बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया। जेल से भागने के बाद जेपी आजाद दस्ता का निर्माण करते हैं, जो आर्म्ड गोरिल्ला रिवॉल्यूशनरी का एक जत्था था और जिसका संचालन वो नेपाल की तराई से किया करते थे। राम मनोहर लोहिया, बैद्यनाथ झा, नित्यानंद सिंह जैसे लोग इनमें शामिल थे। जेपी एक गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना भी करते हैं, जो सुभाष बोस की बर्लिन रेडियो ट्रांसमिशन की तरह था। विजया पटवर्धन भी इस गोरिल्ला वारफेयर्स को ज्वाइन करती हैं। उन दिनों को याद करते हुए विजया पटवर्धन कहती हैं, मैं जेपी के लिए पागल हो गई थी। मैं उनके साथ रहना चाहती थी। अच्युत पटवर्धन ने मुझे उनके करीब जाने से रोका, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं 15 मार्च 1943 को उनके संग हो ली। हमने कई जगह साथ सफ़र किया और अंततः हम नेपाल के जंगल में छुप गए। जब पुलिस को उनके सीक्रेट लोकेशन का पता चला तो उन्हें अंततः बिछड़ना पड़ा। विजया पटवर्धन कलकत्ता चली गईं और अंततः वे पुणे लौट आईं, जहां उन्हें मेंटली अनस्टेबल घोषित किया गया और उन्हें बिजली के झटके दिए गए ताकि उनके दिलो दिमाग से जयप्रकाश नारायण का ख्याल निकल जाए। ब्रिटिश सरकार ने नेपाल सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया, जेपी और उनके सहयोगियों को अरेस्ट कर इंडिया भेजने की, और मई 1943 को जेपी, लोहिया और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें हनुमान नगर के मेकशिफ्ट प्रिजन में रखा जाता है, जिसका नाम दिया जाता है बड़ा हकीम का जेल। अगली सुबह जब जेपी जंगल के किनारे स्नान करने गए तो उन्हें एक लड़का मिलता है, जिसको कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की खबर आजाद दस्ता के बाकी लोगों तक पहुंचा दे। परिणाम स्वरूप जेपी के साथी और कई नेपाली सपोर्टर्स जेल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जान जोखिम में डालते हुए गोरिल्ला वॉरियर्स इलेक्ट्रिक वायर्स को काट देते हैं और जेपी और उनके साथी को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि उन्हें वापस 19 सितंबर 1943 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें लाहौर कोर्ट भेज दिया जाता है। जेपी गांधी को चिट्ठी लिखते हुए कहते हैं, जेल इंसानों के रहने का स्थान नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना ही मैं जेल से रिहाई के दिन गिन रहा हूँ और ना ही मैं कोई पश्चाताप करने की सोच रहा हूँ। क्रांतियों में कुछ का मर जाना तय है, कुछ का बर्बाद हो जाना और कुछ का जेल में सड़ जाना। इस पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्श का सवाल ही कहाँ है। हजारों लोग अभी भी जेल में कैद हैं और भविष्य में हजारों लोग कैद होते रहेंगे। लाहौर जेल में अमानवीय कृत्य का जिक्र करते हुए जयप्रकाश नारायण लिखते हैं, सुबह से 12 बजे तक मुझे लगातार कार्यालय में रखा जाता था।
फिर ले जाया जाता था। 1 घंटे के लिए कोठरी में रखा जाता था, 1 या 2 घंटे के लिए फिर से काजाले लाया जाता था, फिर 1 घंटे के लिए वापस ले जाया गया। यह सिलसिला सुबह तक चलता रहता, जिसके कारण मुझे नींद नहीं आती थी। जैसे ही मैं आहट भरने लगता, समय समाप्त हो जाता और फिर से बाहर लाया जाता था। कागज पर यह प्रक्रिया शायद इतनी यातनापूर्ण नहीं लगती है, लेकिन मैं आपको पूरी ईमानदारी से आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब यह कई दिनों तक जारी रहती है तो यह सिहरन पैदा करने वाला अनुभव मालूम पड़ता है। जेपी ने लाहौर फोर्ट में हो रहे अमानवीय कृत्य को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में 3 पिटीशन डाला। ज्यों ही तीसरा पिटीशन आर्थर ट्रेवर हैरिस, जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट थे, उनके पास पहुंचा तो जेपी को फरवरी 1945 में आगरा सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया और अंततः 1946 को उन्हें रिहा कर दिया गया। 21 अप्रैल 1946 को जेपी पटना के गांधी मैदान में पहला जनसभा संबोधित करते हैं। यहाँ दिनकर उन पर लिखी कविता का वाचन करते हैं, जिसका कुछ अंश मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विप्लव ने उगला तुम्हें महामणि, उगले ज्यों नागिन कोई। माता ने पाया तुम्हें यथा मणि पाए, बड़ भागिन कोई। लौटे तुम रूपक बन स्वदेश की, आग भरी कुर्बानी का। अब जय प्रकाश है नाम देश की, आतुर हठी जवानी का। अब जय प्रकाश है नाम देश की, आतुर हठी जवानी का।